ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ आप सभी को पता है कि 17 जून 2025 को ग्राम सेवक का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी किया गया था। जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी में उसका पाठ्यक्रम था, जिसमें आपकी भाषा ज्ञान है वो आपका 50 नंबर का था। यानी कि 30 नंबर के आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं 30 नंबर है वो आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान है वो 20 नंबर का था, जिसमें करंट अफेयर्स 10 नंबर का और सामान्य जो विज्ञान है वो भी 10 नंबर की इसमें पूछी जाएगी। वहीं जियोग्राफी है वो आपकी इसमें 30 नंबर की आएगी। राजस्थान के संदर्भ में जो इसकी आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान की खाद्य और जो व्यावसायिक फसलें वगैरह हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप जो पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका है, इससे रिलेटेड आपको 30 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा। और राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित भी आपको 30 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपको बेसिक कंप्यूटर के संबंधित मैटर आने वाला है। तो 17 जून को जारी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार ही हम जो ग्राम सेवक है उसकी मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि कावड़ निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। कावड़ निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति कावड़ कहलाती है और इसके लिए चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी गांव है वो फेमस है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो राजस्थान में भवाई नाट्य है उसके जन्मदाता हैं बागोजी। तो बागोजी आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित जो मृत्यु भोज प्रथा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको मौसर के नाम से जानते हैं। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों और उससे संबंधित जो भोजन है वो करवाया जाता है, जिसको मौसर नाम आ सकता है नुक्ता और नाम आ सकता है बारवां, एक ही बात है, उसको मौसर के नाम से जानते हैं। एक जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से किले में स्थित है? तो आपको पता है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इसी को मीठड़ी के किले के नाम से भी जानते हैं, महलों का दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे 9 महल है। नाहरगढ़ किले का जो निर्माण है वो 1734 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर नाहरगढ़ किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है? पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भांडासा है जैन मंदिर बीकानेर। बीकानेर का जो भांडासा है जैन मंदिर है उसकी नींव में सैकड़ों मण देसी घी का प्रयोग किया गया है। और ये जो भांडासा है जैन मंदिर है ये आपको पूछ ले कि किससे संबंधित है, तो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हुए हैं भगवान सुमतिनाथ जी, उसी से संबंधित है। तो भांडासा है जैन मंदिर के बारे में एक कहावत प्रचलित है। मदील क्या है? मदील क्या है? तो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा विशेष अवसर पर जो विशेष रंग की जो पगड़ी पहनी जाती है उसको मदिल के नाम से जानते हैं, इसलिए पगड़ी का ये एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो कुवलय माला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवलय माला के अगर आपको रचयिता पूछे तो उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी के द्वारा रचित कुवलय माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मरु भाषा का उल्लेख भी सबसे पहले कुवलय माला में ही मिलता है। मरु भाषा जो है वो मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम है। प्रबंध चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो मेरुतुंग के द्वारा रचित है। तो मेरुतुंग यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? बीकानेर का कौन सा शासक? तो बीकानेर का राय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक ये बीकानेर का शासक बना था। और अगर ये पूछा जाए कि किसका पुत्र था तो कल्याणमल का पुत्र था। ठीक है, कल्याणमल की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र राय सिंह बीकानेर का शासक बना था। अगला प्रश्न देखिए, इजारा का संबंध, इजारा का संबंध किससे है? काफी बढ़िया प्रश्न है। इजारा का संबंध किससे है? तो ये राजस्व की ठेका प्रणाली से इसका संबंध है। ठीक है, अनेक स्थानों जो होते थे उसको ठेका और जो आंकबंदी है उसके नाम से भी इस इजारा प्रणाली को जाना जाता था। तो राजस्व की एक ठेका प्रणाली है इजारा। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में जो अंग्रेज पीए थे, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन थे? कोटा में कौन थे? तो कोटा में मेजर बटन थे। देखिए, कोट के क्या होते हैं? बटन होते हैं, और बटन से बर्टन बन गया। तो कोटा में कौन थे? मेजर बटन थे। ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा इनको मार दिया गया था। इनके दो छोरे थे, सेडलर आर्थर, इनके जो चिकित्सक थे उनको भी मार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए,
गुहिल वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत कौन सा है गुहिल के बारे में, ये आपको बताना है। देखिए, इनके कुल देवता एकलिंग नाथ जी, बिल्कुल ये सही दे रखा है। आराध्य देव है वो चार भुजानाथ जी, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। गलत आपको बताना है कुलदेवी आशापुरा माता जी। देखिए, आशापुरा माता जो है वो नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है, ठीक है, इसलिए ये आपको गोहिल वंश के बारे में गलत दे रखा है, तो ये यहाँ पर गलत है। इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वही आपसे पूछा गया था। आराध्य देवी है वो चार भुजानाथ जी हैं, ये भी आपको सही दे रखा है, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। पुरास्थल आहड़ से प्राप्त जो प्राचीन अवशेष हैं वो किससे संबंधित है? आहड़ से प्राप्त जो प्राचीन अवशेष है, देखिए आहड़ जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता से संबंधित है। उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है और ये आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है। 1961 में इसका जो उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और एस.टी. सांकलिया यानी हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ है। लेकिन अगर आपको विस्तृत लेवल पर पूछा जाए तो एस.टी. सांकलिया के द्वारा ही आहड़ का विस्तृत लेवल के ऊपर उत्खनन का कार्य किया गया है। तांबे के उपकरण यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, इसलिए आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बनास नदी घाटी में इसका विकास हुआ है, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और स्थानीय भाषा में जो आहड़ है इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। रावजोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? रावजोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो देखिए 1459, और पर्टिकुलर डेट पूछा जाए तो 12/5/1459, 12/5/1459। मारवाड़ के प्रतापी शासक थे रावजोधा, जोधपुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी। मेहरानगढ़ किले का जो निर्माण है वो रावजोधा के द्वारा 1459 में ही करवाया गया था। ऊपर से अगर अपन मेहरानगढ़ दुर्ग को देखते हैं तो मयूर के समान इसकी आकृति है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और इस मेहरानगढ़ किले की जो आधारशिला है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। रावजोधा ने मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और जोधा के जो पुत्र थे राव बिक्का, उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। तो 1459 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने के लिए अपनी जो यात्रा है वो रद्द कर दी थी? यानी आपको सीधा सा पूछा है कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसके लिए लिखे थे? तो ये आपके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखे थे, ठीक है। ठाकुर केसरी सिंह बारट राजस्थान के एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और चेतावनी चुंगटिया एक प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकृति है जिसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में, और ये कितने सोरठे थे? चेतावनी चुंगटिया कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। ये दिल्ली दरबार में भाग न लेने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे। तो आपका महाराणा फतेह सिंह इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य में शिखर मंदिर का प्रथम उदाहरण है? प्रथम उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला में शिखर मंदिर का ये पहला उदाहरण है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का ये उत्कृष्ट नमूना है। और कौन सी शैली में पूछा जाए तो ये नागर शैली में है, और नागर में भी जो पंचायतन उपशैली है नागर शैली की उसमें है, इसलिए पंचायतन शैली में देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किसने चंपारण में जो नील उत्पादक किसानों की समस्याएं सुनने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित, यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, बिल्कुल ये आपको सही दे रखा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। इस सम्मेलन में महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, बिल्कुल ये भी आपको सही दे रखा है। और टोटल 121 सदस्यों ने भाग लिया था, ये गलत है। इसमें टोटल 111 सदस्यों ने भाग लिया था, 121 नहीं होगा, इसलिए ये आपको गलत दे रखा है। आपको इसमें असत्य पूछा गया था। इस सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल की ओर से भाग लिया था, ये भी आपको बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं और उनके जो संस्थापक हैं उनके संदर्भ में असुमेलित गलत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, ये भी आपको सही दे रखा है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, बिल्कुल सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लाला लाजपत राय, ये आपको इसमें गलत दिया गया है। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं इंडियन लीग की बात करें तो शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और पुनः सार्वजनिक सभा इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, न कि लाला लाजपत राय के द्वारा। तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो डी आपको दे रखा है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको इसमें असुमेलित पूछा गया था। यहाँ लाला लाजपत राय की जगह क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा को रोकने हेतु कानून पास किया गया था? सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास किया गया था, किसके प्रयासों से? तो सती प्रथा का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है राजाराम मोहन राय। तो राजाराम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजाराम मोहन राय के प्रयासों से ही उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए सती प्रथा को रोकने का प्रयास की बात करें तो 1829, आपको डेट ध्यान में रखनी है, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून पास किया गया था। और कानून पास कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और उस समय 1829 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, राजाराम मोहन राय के द्वारा ही 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजाराम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि असुमेलित युग्म कौन सा है। एक तरफ आपको साहित्य दे रखा है और उस साहित्य की रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। देखिए संगम काल के जो साहित्य है उसमें 5 महाकाव्य हैं, जिसमें एक आपका है शिल्पाधिकारम, एक है मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। तो ये 5 महाकाव्य हैं, उनमें से आपको मणिमेखले दे रखा है और मणिमेखले का जो रचना है वो तोलकापियर दे रखा है। देखिए तोलकापियर जो है वो तोलकापियम के रचनाकार है, ठीक है, मणिमेखले के नहीं है। मणिमेखले के कौन है? शीतले सतनार हैं। तो यही आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, इसलिए मणिमेखले का इसमें तोलकापियर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? शीतले सतनार होगा। तो फिर तोलकापियर किसका होगा? तोलकापियर होगा तोलकापियम नामक जो ग्रंथ है उसका। और तोलकापियम नामक जो ग्रंथ है ये आपका सबसे प्राचीन तमिल का एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम का आपको बिल्कुल सही दे रखा है, जीवक चिंतामणि है, कुरल है, इनका आपको सभी का सही दे रखा है। तो मणिमेखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के अहमदनगर अभियान के नेतृत्व से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अकबर की जो दक्षिण नीति है 1591 में, उससे संबंधित आपका अहमदनगर अभियान आता है। और 1591 में ही अकबर ने दक्षिण के 4 राज्य, जिसमें 4 राज्यों में मुख्य रूप से आता है एक तो खानदेश है, अहमदनगर है, बीजापुर और गोलकुंडा है, इनके शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए दूतमंडल भेजे थे। तो अकबर ने सबसे पहले दक्षिण में अपना जो अभियान है वो कौन सा अभियान था? अहमदनगर अभियान था। और उस अहमदनगर के विरोधी सबसे पहले अपना अभियान किया था। और 1593 में 2 मुगल सेनाएं अब्दुल रहीम खान खाना और शहजादा मुराद के नेतृत्व में भेजी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, इसलिए बाद में अब्दुल रहीम खान खाना को बुलाकर उसकी जगह अबुल फजल को भेज दिया गया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना भी यहाँ होगा, मुराद भी यहाँ पर होगा। उसके बाद में 1599 में अत्यधिक शराब पीने के कारण शहजादा मुराद की मृत्यु हो जाती है और शहजादा मुराद की जगह बाद में शहजादा दानियाल को भेजा जाता है। तो दानियाल भी इसमें आ गया। लेकिन राजा मान सिंह का जो संबंध है वो अहमदनगर अभियान से नहीं है, और यही आपको पूछा गया था किसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पर राजा मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलकालीन किस रचना में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईने अकबरी। अबुल फजल की है आईने अकबरी, उसमें 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख हुआ है। और फेजी के द्वारा जो अकबरनामा का तीसरा भाग लिखा गया है जिसको आईने अकबरी कहते हैं। और मुंतखाब उत तवारीख की रचना है वो अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आईने अकबरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बर्मिंघम प्रसिद्ध है, बर्मिंघम क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। देखिए अभी हाल ही में जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो द्विपक्षीय टेस्ट मैच की श्रृंखला चल रही है, जिसमें 5 टेस्ट मैच होने हैं, उसमें जो दूसरा टेस्ट मैच अभी चल रहा है जिसका आज 5वां दिन है वो बर्मिंघम में ही हो रहा है। तो बर्मिंघम सबसे पहले है कहाँ पर? इंग्लैंड में है। और ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक इस्पात को उत्पादित करने वाला देश पूछा जाए तो वो कौन सा? आपका चीन है।
और लोह इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भू आकृतिक दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो कौन सी आपका पश्चिमी घाट है। सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाने वाला पश्चिमी घाट वनस्पति और जीवों से समृद्ध और एक अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सह्या पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था, यानी ब्रिटेन की सहायता से कौन सा यहाँ पर लोहा इस्पात संयंत्र लगाया गया है, ये आपको पूछना चाह रहा है। तो दुर्गापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की जो स्थापना है वो 1957 में 1957 में ब्रिटेन की मदद से बंगाल के दुर्गापुर में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए दुर्गापुर इसका राइट आंसर होगा। कावेरी जल विवाद का संबंध है वो किन राज्यों से है? कावेरी जल विवाद का संबंध कौन से राज्य से है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से इसका संबंध है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए आल्पस पर्वत श्रृंखला, आल्पस जो पर्वत श्रृंखला है ये एक आपकी वलित पर्वत है, यानी पहले का तीसरा होगा। पहले का तीसरा देख लो कौन से में, पहले का तीसरा केवल आपको दूसरे में दे रखा है, पहले का तीसरा, ठीक है। उसके बाद में वोस्चेज, तो वोस्चेज जो है वो इसका आपका होगा ब्रसोत पर्वत, दूसरा पहला होगा इसमें। और विंध्य पर्वत है, ये आपका अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। और फ्यूजियामा ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। यानी इस तरीके से आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। यहाँ पर आपको फिर से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए कोडरमा, तो कोडरमा कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो पहले में दूसरा हो जाएगा। अब पहले में दूसरा देखो कौन से में, एक में आपको दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्योंझर, तो ये आपका लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। जावर, तो जावर में तो चांदी की खान है, लाखा के काल में यहाँ पर चांदी की खान निकली थी। और चित्रदुर्ग है, यहाँ पर आपका मैग्नीज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ओंकारेश्वर जो परियोजना है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध है वो किस से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा से। 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है, तो नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है वो आपको बताना है। असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है? भाबर, तो इरोजन यानी अपरदन से निर्मित जो गड्ढे होते हैं उसको भाबर कहते हैं, गलत है, यही आपको इसमें गलत दे दिया। बाबर जो प्रदेश है वो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। और ये पत्थर, कंकड़, बजरी आदि से निर्मित पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र है जिसमें नदियां एक बार के लिए अदृश्य हो जाती हैं, उसको भाबर कहते हैं। तो ये आपको इसमें गड्ढे वाला दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तराई है वो दलदली क्षेत्र के लिए जाना जाता है। खादर है नवीन जलोढ़क मिट्टी है, और बांगर है पुरानी जलोढ़क मिट्टी। बाकी आपको सही दे रखा है, पहला इसमें आपको असुमेलित दे रखा है। वर्ष 1986 में राजीव गांधी द्वारा रूख वायला कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई थी? रूख वाला कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में राजीव गांधी के द्वारा कहाँ पर की गई थी? डूंगरपुर में की गई थी। रूख वायला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वृक्ष मित्र, या आपको यूं भी आ सकता है कि वृक्ष मित्र कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में से हुई थी? डूंगरपुर में। और रूख वायला कार्यक्रम की शुरुआत भी डूंगरपुर से हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर, बिल्कुल आपको ये सही दे रखा है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अलवर में है। वन रोपण अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में, बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जोधपुर, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है ये आपका जयपुर के झालाना में है, तो जयपुर का झालाना इसका राइट आंसर होगा, न कि जोधपुर होगा। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मरु वन प्रशिक्षण केंद्र पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो जोधपुर होगा। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र पूछे तब आपका अलवर होगा। और वनरोपण अनुसंधान केंद्र पूछे तब भी जोधपुर होगा। वनरोपण और भू संरक्षण केंद्र पूछे तब भी जोधपुर होगा। और आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी पूछे तब भी आपका जोधपुर होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय कौन सा है, तो झालावाड़ होगा। वन अनुसंधान फार्म पूछे तो जयपुर होगा। वन अनुसंधान फार्म दो हैं, एक तो जयपुर में गोविंदपुरा में है, और एक आपका सीसारमा उदयपुर में भी है, ठीक है। ग्रास फार्म पूछे, ग्रास फार्म नर्सरी, तो वो भी कहाँ पर आपका? जयपुर में है। तो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है वो जोधपुर में न होकर आपका जालाना जयपुर में है। कुराड़िया भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुराड़िया कहाँ पर आपका? भीलवाड़ा में। ये कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये आपका यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। राजस्थान में यूरेनियम के जो भंडार है वो आपका कुराड़िया भीलवाड़ा में, इसके अलावा उमरा उदयपुर में, भूणास में, और खंडेला सीकर में,
और किशनगढ़ अजमेर में और 12 के रामगढ़ में मिले हैं। तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो सिमको वैगन फैक्ट्री है ये भरतपुर में है। सिमको की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भरतपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं उनका उत्तरदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ये आपका टेथी सागर का अवशेष के रूप में जानी जाती है। और थार के मरुस्थल वर्तमान में अपन इसको बोलते हैं, पहले समुद्र या सागर के रूप में था, जो कि धीरे धीरे समुद्र का विस्तार होने के कारण यहाँ पर अवशेष के रूप में पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्र की विस्तार था जिसके कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें का अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायवीय दशाएं राज्य के पश्चिमी भाग में विद्यमान है? पश्चिमी भाग में जलवायवीय दशाएं कौन सी विद्यमान है ये आपको बताना है। नीचे कूट दे रखे हैं उसके आधार पर आपको बताना है। देखिए, कम वर्षा और अनिश्चित वितरण, बिल्कुल वर्षा कम होती है और कहाँ पर कम हो जाती है कहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो अनिश्चित वितरण जिसके कारण जलवायु दशाएं हैं ये पश्चिमी राजस्थान के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आपका फर्स्ट तो होगा, नीचे कूट दे रखे हैं उसमें फर्स्ट तो होगा, तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी तो कन्फर्म है कि नहीं होगा। इसके बाद में निम्न वायुगति, तो निम्न वायुगति कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो ये आपका इसमें नहीं होगा। उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर, बिल्कुल उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ की प्रमुख जलवायु दशाएं हैं। उच्च वायुदाब ये गलत है, उच्च वायुदाब नहीं होता, यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है जो कि मुख्य रूप से आपका बीकानेर में बनता है। तो ये भी आपका इसमें गलत है, यानी पहला और तीसरा होगा, और पहला और तीसरा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, पश्चिमी राजस्थान है वो एक मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है और वर्षा का वितरण है ये भी आपका अनिश्चित है। वायु की गति है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ भी चलती हैं। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान का जो प्रदेश है उसमें दैनिक तापांतर और जो वार्षिक तापांतर है ये भी उच्च पाया जाता है, न कि निम्न। ठीक है, और राजस्थान का जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछे तब आपका हो जाएगा जैसलमेर जिले में, और वार्षिक तापांतर है वो आपका चूरू जिले में पाया जाता है। दैनिक तापांतर पूछे तब तो जैसलमेर होगा, वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू जिले में पाया जाता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तृत मृदा का सही युग्म कौन सा है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मृदा का प्रकार पाया जाता है इनमें से वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो एंटीसोल प्रकार की मृदा है और एरिडीसोल प्रकार की जो मृदा है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका एंटीसोल और एरिडीसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को मिलाकर राजस्थान के टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 61.11% भाग पर, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से एंटीसोल और इरिडीसोल की मृदा पाई जाती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तृत मृदा है जो कि आपकी राजस्थान के लगभग 12 जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य की विशेषता है? तो ये आपका चंबल अभ्यारण्य की विशेषता है। भारत के 3 राज्यों जिसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य उसका विस्तार है। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में जिसमें आपका चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर, करौली में ये फैला हुआ है। और चंबल अभ्यारण्य विशेष रूप से कौन से जानवरों के लिए जाना जाता है? घड़ियाल, मगरमच्छ और जलीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो आपका चंबल अभ्यारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको सही कूट का चयन करके बताना है। एक तरफ खनिज दे रखे हैं और उसका खनन क्षेत्र। देखिए, फेल्सपार का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मांडो की पाल। मांडो की पाल डूंगरपुर में है और कुराड़ा गांव जालोर में है। तो फेल्सपार है, मांडो की पाल, यानी कि पहले का दूसरा होगा। अब पहले का दूसरा आपको देखिए 2 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि पहला और चौथा नहीं होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। दूसरा और तीसरे में से एक होगा। उसके बाद में सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता का नाम आते ही आपका रामपुरा, गुचा, भीलवाड़ा, और चौथ का बरबड़ा, सवाई माधोपुर। तो चौथ का बरबड़ा आपको यहाँ पर दे रखा है, तो दूसरे का यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो दूसरे का पहला आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे में नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद में देखिए लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क है वो मोरिजा बानोल जयपुर और नीमला रायसेला दौसा में। तो मोरिजा बानोल आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है चौथा। और जिप्सम है वो गोठ मांगलोद नागौर में और बीकानेर के जामसर में जिप्सम उत्पादित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क रेतीले मैदान एवं बांगर प्रदेश में विभाजन का आधार क्या है? शुष्क रेतीले मैदान और बांगर प्रदेश में विभाजन का आधार क्या है? देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो आपको 2 भागों में विभाजित करती है। जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि आपका यह राजस्थान का मैप है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अरावली हो गई, और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये आपका 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये 2 भागों में निर्धारित करती है। एक आपका शुष्क रेतीला मैदान आता है और दूसरा आपका अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर, या यूँ बोलें कि 250 mm वर्षा रेखा,
देखिए यहाँ पर 25 mm दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, अगर 25 सेंटीमीटर होता तब तो ये हो जाता, लेकिन सेंटीमीटर को में बदलेंगे तो 250 mm वर्षा रेखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, नहीं कि थर्ड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ होगा 250 mm वर्षा रेखा। अगला प्रश्न देखिए, मांडलगढ़ के निकट निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। मांडलगढ़ कहाँ पर आपका, भीलवाड़ा में है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां, देखिए राजस्थान में नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो मुख्य रूप से 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं। अब पांचों में आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लेना। सबसे पहले तो मेनाल मांडलगढ़ की बात कर लेते हैं। मेनाल मांडलगढ़ में बनास बेड़च और मेनाल, बनास बेड़च और मेनाल का बनता है राजस्थान में। तो आपको बनास बेड़च और मेनाल दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा मेनाल मांडलगढ़ में। फिर दूसरा बनता है आपका बेणेश्वर डूंगरपुर में, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, नावाटापुरा गाँव, यहाँ पर आपका डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद में आपका रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में, तो वो बनता है आपका बनास चंबल और सीप नदियों के संगम पर। और राजमहल टोंक में बनता है बनास डाई और खारी नदियों के संगम पर। और टोंक में बनता है आपका देवधाम जोधपुरिया नामक स्थान है टोंक में ही, वहाँ पर बांडी मासी और बनास नदियों के संगम पर। हालांकि वो कम पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादा ये 4 ही पूछे जाते हैं, जैसे बेड़च बनास और मेनाल, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा आपका सोमा ही जाखम नदियों का संगम है, वो बेणेश्वर डूंगरपुर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटक व धार्मिक स्थलों की सड़कों के निर्माण से विश्व बैंक व नाबार्ड के द्वारा निर्मित सड़कें। तो ये आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्टा झील है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वोल्टा झील, और ये अफ्रीका के घाना प्रदेश में है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की टूर के ऊपर निकले हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कहाँ पर गए हैं, वो घाना गए हैं, और घाना कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये वैसे भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वोल्टा झील है, और अफ्रीका के घाना देश में है ये। और सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वोल्टा झील, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म, तो ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है, तो सूरतगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सूरतगढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और अगर आपको ये पूछा जाए कि दूसरा कृषि फार्म कहाँ पर है, तब आपका हो जाएगा जेतसर, और जेतसर भी गंगानगर में ही है। और राजस्थान का केंद्रीय कृषि अनुसंधान संगठन पूछा जाए तब आपका हो जाएगा दुर्गापुरा जयपुर में। राजस्थान का केंद्रीय कृषि अनुसंधान संगठन पूछा जाए तब तो दुर्गापुरा जयपुर में, और केंद्रीय कृषि फार्म पूछा जाए, चाहे पहला पूछ ले चाहे दूसरा पूछ ले, दोनों ही गंगानगर में है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको पशु और उससे संबंधित जो नस्ल हैं वो दे रखी हैं। पशु और उससे संबंधित नस्ल और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए भैंस की जाफराबादी बिल्कुल आपको सही दे रखा है, भैंस की जाफराबादी होती है। जाफराबादी के अलावा बदावरी है, मुर्रा नस्ल है, सुरती है, नागौरी है, ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। उसके बाद में अगला देखिए भेड़, तो भेड़ की जो नस्ल है वो आपकी सोनाड़ी होती है, बिल्कुल सोनाड़ी नस्ल है भेड़ की है। चोकला भेड़ है, मालपुरी है, पुंगल है बीकानेर की, नाली है, खेरी है, मगरा है, जैसलमेरी भेड़ है, ये कुछ भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। तो ये आपका पहले का चौथा हो जाएगा, यानी दूसरे का चौथा पहले का पहला, तो पहला और चौथा आपको देखिए 2 में दे रखा है ना। उसके बाद में आगे चलिए ऊँट, तो ऊँट की केरूपाल है, बीकानेरी है, नाचना नस्ल है, ये ऊँट की प्रमुख नस्लें हैं, तो ये आपका इसमें दूसरा हो जाएगा। और लास्ट में तीसरा हो जाएगा बकरी, तो बकरी की पर्वतसरी भी है, मारवाड़ी जिसको लोही नस्ल के नाम से जानते हैं, जखराना है, बरबरी है, शेखावटी है, जमनापुरी है, ये सारी बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। तो आपका यहाँ से ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाता है। बाकी आगे के जो प्रश्न है ये आपके मैथमेटिक्स से संबंधित है, ये भी अगर आपको सोल्व करवानी है तो आप बता देना कमेंट करके, डिजिटल बोर्ड पर इसका समाधान करवा दिया जाएगा। बाकी ये जो मॉडल पेपर की सीरीज़ है ये आपको कैसी लगी, इसको अपन कंटिन्यू करें या ना करें, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।